नमस्कार दोस्तों, तक्षशिला एजुकेशन पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रभात कौशिक। दोस्तों, पिछली क्लास में यानी कि क्लास नंबर 18 में हमने एक छोटे से कंसेप्ट को समझने की कोशिश की जिसका नाम था क्रॉस प्रोडक्ट कंसेप्ट, और हमने इसी के ऊपर कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए जो आय, व्यय और बचत पर आधारित क्वेश्चन थे। मैं उम्मीद करता हूं कि इस कंसेप्ट के साथ साथ आपको वे सारे ही क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। तो चलिए फिर आज की इस क्लास को हम इसी कंसेप्ट के साथ कुछ नए क्वेश्चनों के साथ शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 140। और हाँ दोस्तों, अगर भाई आपको ये वीडियो पसंद आए, आपको ये लगे कि वाकई में आपके ज्ञान में कहीं ना कहीं वृद्धि हुई है, तो भाई लाइक और शेयर करना न भूलें। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 140। क्वेश्चन में दिया गया है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। ठीक है भाई, यदि पहली संख्या में 39 और दूसरी संख्या में 14 जोड़ा जाता है तो अनुपात 6:7 हो जाता है। यानी कि अगर ये इनिशियल रेशियो है और इसमें 39 और दूसरी संख्या में 14 जोड़ने के बाद जो नई संख्याएं बनती है, उस नई संख्याओं का जो रेशियो बनेगा वो 6:7 बनेगा। यानी कि ये इनिशियल रेशियो है और 39 और 14 का हमने चेंज किया संख्याओं में, और जो नई संख्याओं का रेशियो बनता है उसको बोलते हैं हम फाइनल रेशियो। ठीक है, तो फिर क्या कहता है क्वेश्चन में कि यदि 11 को पहले नंबर पर और 6 को दूसरे नंबर में जोड़ा जाता है तो नई संख्याओं का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले हम उन संख्याओं को प्राप्त करेंगे जिसका रेशो 3:5 है। यानी कि सबसे पहले हम इनिशियल जो संख्याएं हैं, नंबर है, उसको हम निकालेंगे। ठीक है, मूल संख्याओं को निकालेंगे। देखिए भाई, क्वेश्चन में दिया गया है कि भाई दो संख्याएं था जिनका अनुपात 3:5। 3 में भी हमने कितना जोड़ा, 3 यूनिट में हमने जोड़ा 39, तो 39 यूनिट तो इसमें जोड़ दिया 3 यूनिट में, और 5 यूनिट में कितना जोड़ा, दूसरी संख्या में कितना जोड़ा, 14 यूनिट, यानी कि 14 यूनिट। ठीक है, तो जोड़ने के बाद जो नई संख्याएं बनती है उनका रेशियो आता है 6:7। 6:7। ठीक है भाई, तो मैं कह सकता हूं कि ये अगर इनिशियल रेशियो है तो ये चेंज है, यानी कि 39 और 14 का चेंज करने के बाद जो नई संख्याएं बनती है उन्हीं का रेशियो 6:7 है। यानी कि ये अगर इनिशियल रेशियो है तो फिर ये फाइनल रेशियो होगा। यहां तक कोई डाउट है? आप कहोगे सर नहीं। ठीक है, अब सबसे पहले मैं निकालूंगा कि भाई मूल संख्याएं क्या है। तो मैंने पिछली क्लास में आपको क्रॉस प्रोडक्ट कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से, बहुत डिटेल से समझाया था। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको वो चीज नहीं समझाने वाला। ठीक है, तो अगर आपको ये क्लास समझनी है तो भाई क्लास नंबर 18 को बहुत ही ध्यान से, अच्छे से समझकर ही इस क्लास को पढ़े। ठीक है, समझिए क्रॉस प्रोडक्ट कंसेप्ट। 7 तिये 21 और 6 पंजे 30, तो 30 और 21 का जो डिफरेंस होगा वो कितना है भाई? आप कहोगे सर 9 यूनिट आया। 30 और 21 का डिफरेंस कितना है? 9 यूनिट। ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा 14 6 84 और 39 7 कितना होगा भाई? 7 तिये 21, 210, 7 9 63, यानी कि 210 और 60 कितना हुआ? 270 और 63 यानी कि 3 273, यानी कि 39 7 273, 39 7 कितना? 273, और 14 6 84 यानी कि 273 और 84 का डिफरेंस कितना होगा भाई? 13 में से 4 गए 9, 16 में से 8 गए 8, 189, यानी कि 39 7 273 और 14 6 84, तो 273 और 84 का जो डिफरेंस है वो कितना है भाई? 189। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये 9 यूनिट 189 के बराबर है। तो भाई 1 यूनिट किसके बराबर होगा? 1 यूनिट किसके बराबर होगा? आप कहोगे सर 9 दूनी 18 और 9 एकम 9, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई? 21। 1 यूनिट अगर 21 के बराबर है तो आप मुझे ये बताओ ये 3 यूनिट किसके बराबर होगा? 21 तिये 63, और ये 5 यूनिट किसके बराबर होगा? 21 पंजे 105। तो यहां से मैंने मूल संख्याएं निकाल ली, यानी कि जिनका रेशियो 3:5 था, ये वो मूल संख्याएं है, प्रारंभिक संख्याएं है 63 और 105। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है भाई, अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यदि 11 को पहले नंबर पर और 6 को दूसरे नंबर में जोड़ा जाता है तो नई संख्याओं का अनुपात क्या होगा। तो 11 को पहले नंबर पर, पहला नंबर कितना है भाई? 63, पहला नंबर कितना है? 63, और दूसरा नंबर कितना है भाई? 105, दूसरा नंबर आया 105। तो 11 को जोड़ा गया पहले नंबर पर,
यानी कि 11 को जोड़ा गया 63 में और 6 को जोड़ा गया दूसरे नंबर यानी कि 105 में। तो 63 और 11 कितना हुआ 74 और ये कितना हो गया भाई 105 और 6 111। तो आपसे यही तो पूछना चाहता है कि 6 को दूसरे नंबर में जोड़ा जाता है तो नई संख्याओं का अनुपात क्या होगा। तो नई संख्या क्या बनी 74 और 11 111 बनी। तो 74 और 111 का अनुपात क्या होगा, आप इसको सिंप्लीफाई करोगे 37 से, 37 जोड़ी 74 और 37 दिए 111। तो आंसर आपका क्या है भाई 2:3 और यही सवाल का जवाब है। ठीक है भाई 2:3 कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। तो भाई समझ में आया होगा ये क्वेश्चन आपको। ठीक है बहुत आसान सा क्वेश्चन था, इसमें हमने कुछ नहीं किया, केवल क्रॉस प्रोडक्ट कंसेप्ट का यूज किया जिसको हमने पिछली क्लास में अच्छे से पढ़ा था। ठीक है तो इस क्लास में मैं फिर से रिपीट नहीं करूंगा कि ये क्रॉस प्रोडक्ट कंसेप्ट का यूज कैसे किया। ठीक है भाई तो क्वेश्चन नंबर 141 को समझो। क्वेश्चन नंबर 141 समझिए भाई। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक परीक्षा में राम का स्कोर मोहन और अंजलि के अंकों का 1/12 है, 1/12 है। क्वेश्चन में कहा गया कि राम का स्कोर यानी कि क्वेश्चन में राम है, राम का स्कोर मोहन और अंजलि के अंकों का 1/12 था। यानी कि मोहन और अंजलि ये दो लोग हैं, इनके स्कोर का 1/12 है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि मोहन और अंजलि का स्कोर अगर 12 यूनिट है तो इस 12 यूनिट का 1/12 हिस्सा क्या होगा, आपका होगा सर 1 होगा। तो 1:12। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है अब समझिए क्वेश्चन में क्या कह रहा। समीक्षा के बाद उनमें से प्रत्येक का स्कोर 6 बढ़ गया। यानी कि समीक्षा के बाद यानी कि जब पुस्तक समीक्षा दोबारा चेक हुई कॉपी तो उसके बाद यानी कि समीक्षा के बाद प्रत्येक का स्कोर 6 बढ़ गया। यानी कि 6 नंबर तो राम के बढ़े भाई, 6 नंबर तो राम के बढ़े और 6 नंबर मोहन के बढ़े और 6 नंबर अंजलि के बढ़े। तो मोहन और अंजलि के टोटल कुल मिलाकर कितने बढ़े, आप कहोगे सर 12 अंक बढ़े। समीक्षा के बाद कितने अंक बढ़े, 12 अंक बढ़े। 6 तो राम के बढ़े और 6 और 6 12 यानी कि टोटल 12 अंक किसके बढ़े, मोहन और अंजलि के बढ़े। क्लियर होगी बात। यानी कि अगर इनिशियल रेशियो राम मोहन और अंजलि का 1:12 है तो भाई चेंज कितना है, अब 6 नंबर तो बढ़े राम के और 12 नंबर बढ़े इन दोनों के। तो ये चेंज ही तो है, ये अगर इनिशियल रेशियो है तो ये चेंज है। ठीक है अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, 6 बढ़ गया। अंजलि मोहन और राम का संशोधित स्कोर 11:10:3 के अनुपात में। क्वेश्चन में ये दिया गया कि भाई अंजलि मोहन और राम का जो संशोधित स्कोर था यानी कि समीक्षा के बाद जब प्रत्येक के 6-6 नंबर बढ़े तो जो संशोधन के बाद जो अनुपात बनता है, नए नंबर आए नए मार्क्स आए तो उनका जो अनुपात बना वो कितना बड़ा, वो बना 11:10:3, 11:10:3। ठीक है ये क्वेश्चन में दिया गया है। फिर अंजलि का स्कोर राम के स्कोर से कितना अधिक है। क्वेश्चन में ये कहा गया तो ये बताओ अंजलि का स्कोर राम के स्कोर से कितना अधिक है। तो भाई अंजलि का स्कोर कितना है मेरे भाई 11 यूनिट, राम का स्कोर कितना है भाई 3 यूनिट। तो आप मुझे बताओ ये कितना ज्यादा है, आप कहोगे सर 8 यूनिट ज्यादा है। कितना ज्यादा है मेरे भाई 8 यूनिट जाता है। तो इसका मतलब वो 8 यूनिट की तो वैल्यू जानना चाहता है आपसे। अगर वो आपसे 8 यूनिट की वैल्यू जानना चाहता है तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि आंसर वो ऑप्शन होगा जो 8 का मल्टीपल होगा। तो आप सबसे पहले ऑप्शन को चेक कर लीजिए, क्या 35 8 से कटेगा, आप कहोगे सर नहीं, तो इसका मतलब ये 8 से नहीं कटता, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। 26 भी 8 से नहीं कटता तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। 32 8 से कटता है, 24 भी 8 से कटता है, तो इसका मतलब हम अभी भी 2 ऑप्शन में फंस चुके। अगर हमारे पास 2 ऑप्शन ऐसे हैं जो आंसर हो सकते हैं तो अब हमारे पास कोई तरीका नहीं बचता, हमें सॉल्व ही करना पड़ेगा। ठीक है ये जो क्वेश्चन है 2019 में कैट के एग्जाम में आया हुआ है यार, बहुत आसान सवाल है। ठीक है भाई समझिए भाई, संशोधित स्कोर कितना है भाई, जब समीक्षा के बाद सबके 6-6 नंबर बढ़े यानी कि संशोधन हुआ तो संशोधन के बाद जो अंजलि के, मोहन के और राम के नंबर आए तो उन्हीं का जो अनुपात दिया गया वो 11:10:3 दिया गया। क्लियर होगी बात। आप यहां से एक बात समझना, अगर राम के 3 यूनिट नंबर है तो भाई मोहन और अंजलि के कितने हैं, फिर
मोहन और अंजलि दोनों के कुल मिलाकर 11 और 10 कितना हुआ 21। भाई 11 और 10 कितना हुआ 21। तो संशोधित होने के बाद अनुपात कितना है इसमें भाई 3 एकम 3 3 7 21। तो मैं ये कह सकता हूं कि जब 6 नंबर सबके बढ़ चुके तो बढ़ने के बाद जो संशोधित अनुपात बनेगा नंबरों का, इनका जो राम मोहन अंजलि का संशोधित अनुपात बनेगा वो कितना बनेगा 1:7। 1:7। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? तो अब ये सिंपल क्वेश्चन क्या बना देखिए, दोबारा फिर से समझिए। क्वेश्चन में दिया गया कि राम मोहन और अंजलि इन दोनों में अनुपात कितना है 1:12। राम के भी 6 नंबर बढ़े, मोहन के भी 6 नंबर बढ़े, अंजलि के भी 6 नंबर बढ़े, यानी कि इन दोनों के कुल मिलाकर टोटल 12 नंबर बढ़े। तो इसके 6 और इसके 12 बढ़ने के बाद जो नंबर्स आए यानी कि जो संशोधित अंक आए उनका जो रेशियो आया वो यहाँ पे दिया हुआ है 11 10 और 3 के अनुपात में। तो मैंने क्या किया, यहां से राम का अनुपात मोहन और अंजलि के टोटल योग से निकाल लिया कि मोहन और अंजलि का टोटल योग कितना है 21 और राम का योग राम का नंबर कितने है भाई 3 यूनिट। तो 3 और 21 का अनुपात कितना होगा 1:7। ठीक है 1:7। अगर ये इनिशियल रेशियो है तो फिर ये फाइनल रेशियो होगा। तो ये चेंज आया होगा 6 और 12 का क्या आया होगा चेंज। यहां तक बताओ आपको किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है अब समझिए, हमें यहां पे कुछ नहीं करना, जस्ट वही क्रॉस प्रोडक्ट कंसेप्ट लगा दो भाई। 7 एकम 7 और 12 एकम 12। तो 12 और 7 का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा भाई 5 यूनिट। कितना होगा 5 यूनिट। तो 5 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी देखिए भाई 12 एकम 12 और 7 छंग 42। तो 7 छंग 42 और 12 एकम 12। 42 और 12 का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा 30। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो 5 यूनिट है ये इस 30 के बराबर है। अगर 5 यूनिट 30 के बराबर है तो फिर 1 यूनिट किसके बराबर होगा 1 यूनिट बराबर होगा भाई 6 के। 1 यूनिट बराबर होगा किसके 6 के। और आपको मैंने पिछली क्लास में भी ये बताया था कि इस तरीके से हमेशा इनिशियल रेशियो के बारे में ही जानकारी मिलती है। हमेशा किसके बारे में जानकारी मिलेगी इनिशियल रेशियो के बारे में जानकारी मिलेगी। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 6 है तो इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई भाई इस 1 यूनिट की वैल्यू 6 है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर राम के जब शुरुआत में जो अंक थे नंबर थे वे 6 थे और जब उस समीक्षा के बाद नंबर बढ़े वो कितने बढ़े 6। यानी कि इस 6 में अगर मैं ये 6 जोड़ दूं तो फाइनल नंबर कितने होंगे संशोधित नंबर कितने होंगे राम के। आप कहोगे सर 12 होंगे। कितने होंगे 12। तो मैंने यहां से राम के संशोधित नंबर निकाल लिए कि राम के संशोधित नंबर 12 है। राम के संशोधित नंबर कितने हैं मेरे भाई 12। लेकिन यहां पे राम के संशोधित नंबर कितने हैं 3 यूनिट। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये 3 यूनिट ही 12 के बराबर है। ये 3 यूनिट ही तो 12 के बराबर है। अगर 3 यूनिट 12 के बराबर है तो 1 यूनिट 4 के बराबर होगा। अगर 1 यूनिट 4 के बराबर है तो मुझे बताओ 8 यूनिट किसके बराबर होगा 1 यूनिट 4 के बराबर है तो 8 यूनिट 8 चौक 32 के बराबर होगा। और आपका यही जवाब है और यही सवाल का उत्तर है। इसका मतलब सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है जबकि डी ऑप्शन गलत जवाब है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ही सरल क्वेश्चन था। ठीक है भाई यहां से हमने क्या किया फाइनल रेशियो निकाल लिया। संशोधित अंक का जो रेशियो बनेगा राम मोहन और अंजलि के बीच में वो यहां से मैंने निकाल लिया। ठीक है तो इनिशियल रेशियो ये है, फाइनल रेशियो ये है, चेंज ये है। बाकी आप क्लास नंबर 18 को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना तो ये अपना आप ही समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई तो चलिए क्वेश्चन नंबर 142। क्वेश्चन नंबर 142 देखिए भाई क्वेश्चन में दिया गया है कि अजय और बीना की आय का अनुपात 5:4 है। ठीक है और उनके खर्च का अनुपात 6:5 है। यदि बचत का अनुपात 7:5 है तो अजय अपनी आय का कितना प्रतिशत बचाता है। समझिए भाई क्वेश्चन में अजय और बीना दो शख्स है, दो प्राणी है। अजय और बीना, अजय और बीना की आय का अनुपात कितना दिया भाई 5:4। 5:4 ये इनकम का रेशियो दिया हुआ है। ये इनकी इनकम का रेशियो दिया हुआ है और उनके खर्च का अनुपात है 6:5।
खर्च का अनुपात दिया हुआ है 6:5 यानी कि एक्सपेंडिचर का अनुपात। ठीक है, यदि बचत का अनुपात 7:5 है यानी कि इन दोनों की बचत का अनुपात, सेविंग का जो अनुपात है वो कितना दिया गया, 7:5। तो अजय अपनी आय का कितना प्रतिशत बचाता है, समझिए भाई, अजय अपनी आय का कितना प्रतिशत बचाता है। भाई अगर मैं ये मान लूं कि जो अजय है उसने 7 रुपए बचाए और बीना ने 5 रुपए बचाए, अगर मैं ये मान लूं थोड़ी देर के लिए कि अजय ने 7 रुपए बचाए और बीना ने 5 रुपए बचाए, तो अब मुझे ये पता करना पड़ेगा कि अजय की इनकम कितनी है। अजय की इनकम यहाँ पे कितनी है, 5 यूनिट। इसका मतलब मुझे सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि भाई अजय कमाकर कितना लेकर आया, अजय की टोटल आय कितनी है, क्योंकि टोटल आय में से ही तो बचाएगा ना। और प्रतिशत में जवाब पूछता है, अगर प्रतिशत में जवाब पूछ रहा है तो हमें करना क्या होगा, अजय की टोटल आय में से कितनी बचत हुई और गुणा 100 करना है। क्लियर होगी बात। अब समझिए, आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इनकम में से सेविंग्स को माइनस करता हूं तो एक्सपेंडिचर निकलता है, यानी कि खर्च निकलता है। यानी कि अगर इनकम 5 यूनिट है, इस 5 यूनिट में से मैं 7 यूनिट को माइनस कर दूं और इनकम बिना की 4 यूनिट है, इस 4 यूनिट में से मैं 5 को माइनस कर दूं, तो जो फाइनल रेशो निकलेगा मेरे भाई, वो फाइनल रेशो 6:5 होगा, जो कि एक्सपेंडिचर का रेशो होगा, खर्च का रेशो होगा। क्लियर होगी बात यहां तक। ठीक है, लेकिन हमें ट्रेडिशनल मेथड से नहीं करना सॉल्व, हमें करना है क्रॉस प्रोडक्ट कंसेप्ट से। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, 5 पंजे 25, 6 चौक 24, 25 और 24 का जो डिफरेंस है वो कितना है मेरे भाई, 1 यूनिट। 25 और 24 का डिफरेंस कितना है भाई, 1 यूनिट। तो ये 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी, ये मुझे निकालना है। तो यहां पे देखना, 6 पंजे 30 और 7 पंजे 35, 35 और 30, 35 और 30 का जो डिफरेंस आया वो कितना है भाई, 5 यूनिट। 35 और 30 का डिफरेंस कितना आया, 5 यूनिट। तो इस 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, इस 1 यूनिट की वैल्यू आई भाई 5। अगर इस 1 यूनिट की वैल्यू 5 है तो फिर इस 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 25। तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई ए की जो टोटल इनकम है वो 25 यूनिट है। अगर ए की टोटल इनकम 25 यूनिट है तो 25 यूनिट में से यानी कि 25 रुपए में से वो बचा कितने रहा है, आप कहोगे सर 7 रुपए बचा रहा है। अगर 25 में से 7 रुपए बचा रहा है तो 100 में से कितने बचाएगा, आप कहोगे सर 100 में से तो 28% बचाएगा, यानी कि 28% इस सवाल का जवाब हुआ। 25 रुपए में से 7 बचाता है तो 100 में कितना, यानी कि 28%। और इस सवाल का जवाब क्या होगा भाई, 28%, यानी कि ए ऑप्शन आपका जवाब है। क्लियर होगी बात, समझ में आया होगा सभी के। ठीक है, तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 143। आज की इस वीडियो में जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा वे सारे ही क्वेश्चन क्रॉस प्रोडक्ट कंसेप्ट के ऊपर ही होंगे। ठीक है, ताकि आपको ये कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से, बहुत अच्छे लेवल से समझ में आए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 143, एक युद्ध से पहले एक सेना में टैंकों का विमानों से अनुपात 5:3 था। युद्ध के दौरान 1000 टैंक नष्ट हो गए और 800 विमान नष्ट हो गए थे। ठीक है, अब टैंकों की संख्या का विमानों की संख्या से अनुपात 2:1 हो गया। तो युद्ध के बाद टैंकों की संख्या कितनी है। 2017 के मेंस, सीजीएल मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके दूसरे एग्जाम में नहीं आ सकता। ठीक है, क्योंकि बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, समझिए भाई, एक युद्ध से पहले एक सेना में टैंकों का विमानों से अनुपात, यानी कि क्वेश्चन में टैंक है, विमान यानी कि प्लेन है। ठीक है, टैंकों का विमानों से जो अनुपात दिया गया है वो दिया गया है 5:3, वो दिया गया है भाई 5:3। ठीक है, फिर क्वेश्चन में कहा कि युद्ध के दौरान 1000 टैंक नष्ट हो गए और 800 विमान नष्ट हो गए। कितने टैंक नष्ट हुए, 1000। और कितने प्लेन नष्ट हुए यानी कि खराब हुए, आप कहोगे 800। क्वेश्चन में 800 दिया गया है।
यानी कि अगर मैं कहूं कि टैंक युद्ध से पहले 5 यूनिट थे टोटल, तो 5 यूनिट में से 1000 टैंक खराब हो गए, नष्ट हो गए, टूट फूट गए। ठीक है, इसी तरीके से अगर प्लेन कितने थे टोटल 3 यूनिट, तो भाई 800 जो प्लेन है, 800 जो विमान है वे खराब हो गए, नष्ट हो गए। ठीक है, तो 3 में से इतने कम हो गए, 5 में से इतने कम हो गए, तो जो संख्या बची किसकी, टैंक की और विमान की, उनका जो अनुपात है, कहा ना क्वेश्चन में कि अब टैंकों की संख्या कब विमानों की संख्या से जो अनुपात है वो 2:1 है, वो 2:1 है। यानी कि 1000 नष्ट होने के बाद और 800 विमान नष्ट होने के बाद जो टैंक और प्लेन की संख्या बचती है उसका जो अनुपात है वो 2:1 है। इसका मतलब ये फाइनल जो रेशो आया वो 2:1 आया। फाइनल रेशो क्या आया, 2:1। तो 2:1 ये युद्ध के बाद का अनुपात है। ठीक है भाई, तो युद्ध के बाद टैंकों की संख्या कितनी है, युद्ध के बाद टैंकों की संख्या कितनी है, आपसे ये पूछना चाहता है टैंकों की संख्या कितनी है, यानी कि आपसे वो 2 यूनिट की वैल्यू पूछना चाहता है। क्योंकि युद्ध के बाद, जब युद्ध नहीं हुआ था तब तो रेशो 5:3 था, जब युद्ध हुआ और युद्ध होने के बाद 1000 और 800 ये नष्ट हुए, टैंक और विमान नष्ट हुए, तो उसके बाद जो रेशो बना फाइनल वो 2:1 बचा। तो इसका मतलब टैंक 2 यूनिट है, इस 2 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछना चाहता है, लेकिन सारे ही ऑप्शन 2 से कटने वाले हैं, इसलिए मैं ऑप्शन को एलिमिनेट नहीं कर सकता। तो अब हमारे पास एक ही तरीका बचता है जिसका नाम हमने दिया है क्रॉस प्रोडक्ट कंसेप्ट। भाई ये इनिशियल रेशियो है, ये फाइनल रेशियो है, और ये क्या है, चेंज है, बदलाव है, परिवर्तन है। ठीक है, और आप ये जानते हो कि जब भी आप क्रॉस प्रोडक्ट कंसेप्ट का यूज करते हो तो हमेशा इनिशियल रेशियो के बारे में ही जानकारी मिलती है। तो समझिए भाई, 5 एकम 5, 3 दूनी 6, तो 6 और 5 का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, आप कहोगे सर 1 यूनिट होगा, 1 यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे इसका 2 की मल्टीप्लाई करोगे आप 800 में, 8 दूनी 16, 1600, और 1000 की मल्टीप्लाई करोगे 1 में, तो 1000 और 1600 में जो डिफरेंस आया वो कितना आया, 1000 और 1600 में डिफरेंस कितना आया, आप कहोगे सर 600 का। तो 1 यूनिट 600 के बराबर है। अगर 1 यूनिट 600 के बराबर है तो जानकारी हमेशा किसके बारे में मिलती है, इनिशियल रेशो के बारे में, और इनिशियल रेशो क्या है 5। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी भाई, 1 यूनिट 600 के बराबर है, 5 यूनिट की वैल्यू होगी 3000। तो युद्ध से पहले टोटल टैंकों की संख्या कितनी थी, 3000 टैंकों की संख्या थी। ठीक है, 3000 युद्ध से पहले, लेकिन 1000 टैंक नष्ट हो गए युद्ध में। अगर टोटल 3000 टैंक थे, 1000 नष्ट हो गए, तो फिर बचे कितने, आप कहोगे सर 2000 टैंक बचे। और यही आपसे पूछना चाहता था कि टैंकों की संख्या कितनी बची युद्ध के बाद टैंकों की संख्या कितनी है। तो आंसर होगा आपका ए ऑप्शन, आंसर होगा ए ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, लेकिन मैं आपको एक तरीके से और बताना चाहता हूँ, क्योंकि आप ये जानते हो कि हमेशा जो जानकारी मिलती है वो इनिशियल रेशो के बारे में मिलती है। तो अगर इनिशियल रेशो के बारे में ही जानकारी मिलती है तो मैं जो फाइनल रेशो के बारे में अगर क्वेश्चन में पूछ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में युद्ध के बाद की घटना के बारे में पूछता है, तो युद्ध के बाद की जो घटना है उसी को मैं अगर इनिशियल रेशो बना दूं तो हमें डायरेक्ट इनिशियल रेशो के बारे में ही जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो आप ऐसे भी क्वेश्चन को कर सकते हो। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते क्वेश्चन को, तो आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को कर सकते हो। देखिए, समझिए भाई, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि युद्ध से पहले अनुपात 5:3 है। युद्ध से पहले कितना है, 5:3, लेकिन युद्ध के बाद जो अनुपात बना वो 2:1 बना, 2:1, क्योंकि युद्ध से पहले अगर टोटल 5 यूनिट थे, टैंक कितने थे, 5 यूनिट, 1000 नष्ट हो गए। कितने हो गए नष्ट, 1000 टैंक नष्ट हो गए, और 800 प्लेन नष्ट हो गए। प्लेन कितने नष्ट हुए, 800। अगर भाई युद्ध के बाद टोटल 2 यूनिट टैंक बचते हैं, भाई युद्ध के बाद अगर टोटल 2 यूनिट टैंक बचते हैं और नष्ट कितने हुए थे, 1000, अगर मैं 2 यूनिट में इस 1000 को जोड़ दूं तो युद्ध से पहले के टैंक निकल जाएंगे। क्लियर होगी बात। अगर युद्ध के बाद प्लेन की संख्या, विमान की संख्या 1 यूनिट बचती है, अगर मैं 1 यूनिट में ये 800 विमान जो नष्ट हुए थे इसको मैं फिर से ऐड कर दूं तो युद्ध से पहले प्लेनों की संख्या 3 यूनिट, इसके बारे में पता चल जाएगा। क्लियर होगी बात। तो आपको यहां से डायरेक्ट क्रॉस प्रोडक्ट करना है। 3 दूनी 6, 5 एकम 5, यानी कि 6 और 5 का
डिफरेंस कितना 1 यूनिट, ये किसके बराबर होगा 5 अटे 40 यानी कि 4000 और 1000 गुणा 3 यानी कि 3000। तो 4000 और 3000 का जो डिफरेंस आया वो कितना है भाई 1000। तो 1 यूनिट की वैल्यू 1000 है। और आप ये जानते हो कि हमेशा जो जानकारी मिलेगी वो आपको इनिशियल रेशो के बारे में ही जानकारी मिलती है। तो 1 यूनिट अगर 1000 के बराबर है तो 2 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि इनिशियल रेशो 2 है, और 2 यूनिट की वैल्यू क्या होगी भाई 2000। और यही तो आपसे पूछना चाहता था कि युद्ध के बाद टैंकों की संख्या कितनी है। तो युद्ध के बाद जो फाइनल रेशो बना उसी को मैंने इनिशियल रेशो बना दिया, ताकि हम डायरेक्ट ही इनिशियल रेशो के बारे में जानकारी ले पाए। उम्मीद करता हूं इस तरीके से आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। ठीक है भाई, तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 144 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 144, कितने नौकरी के आवेदकों ने आवेदन किया था यदि चयनित का अनुपात अचयनित से 19:17, यानी कि सिलेक्टेड और नॉन सिलेक्टेड का जो रेशियो दिया गया है वो 19:17 है। ठीक है, यदि 1200 आवेदकों ने कम आवेदन किया होता और 800 कम चुने गए होते तो चयनित का अचयनित से अनुपात 1 होता। भाई इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछना चाहता है कि कितने नौकरी के आवेदकों ने आवेदन किया था। ठीक है, यानी कि टोटल आवेदन करने वाले लोगों की संख्या पूछना चाहता है आपसे। ठीक है, तो समझिए, यदि 1200 आवेदकों ने कम आवेदन किया होता, टोटल कितने कम ने 1200 आवेदकों ने कम आवेदन किया होता और 800 कम चुने गए होते, तो 800 कम चुने गए होते, यानी कि जो यहाँ पर रेशियो निकलेगा वो टोटल का सिलेक्टेड के साथ है, क्योंकि हम हमेशा चेंज पर फोकस करते हैं कि जो परिवर्तन होता है वो यहाँ पे देखो 1200 आवेदकों ने कम आवेदन किया, यानी कि टोटल 1200 आवेदकों ने कम आवेदन किया और 800 कम चुने गए होते, यानी कि सिलेक्टेड कितने हुए 800 कम चुने हुए। ठीक है, तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि भाई टोटल का जो रेशियो है वो सिलेक्टेड के साथ लेना है। ठीक है, सिलेक्टेड के साथ लेना है, समझिए भाई, टोटल का सिलेक्टेड के साथ रेशियो। आप ये बताओ, यदि चयनित का अनुपात अचयनित से 19:17 है, यानी कि चयनित यानी कि सिलेक्टेड अगर 19 है तो नॉन सिलेक्टेड कितने हुए 17, यानी कि सिलेक्टेड और नॉन सिलेक्टेड अगर मैं जोड़ दूं तो टोटल कितने आवेदक हुए, फिर 19 और 17 कितना हुआ भाई 36। तो टोटल आवेदन करने वालों की संख्या कितनी है भाई 36 यूनिट। ठीक है, और सिलेक्टेड कितने हैं 19 यूनिट, सिलेक्टेड कितने हैं 19 यूनिट। अब क्वेश्चन में ये कहा गया तो चयनित का अचयनित से अनुपात 1:1 हो जाता है, यानी कि सिलेक्टेड अगर 1 यूनिट है, नॉन सिलेक्टेड 1 यूनिट है, तो टोटल कितना हुआ भाई, टोटल हुआ 2, टोटल कितना हुआ 2 यूनिट, और सिलेक्टेड कितने हुए 1 यूनिट। ठीक है, सिलेक्टेड कितने हुए 1 यूनिट। आपसे ये पूछना चाहता है कि भाई कितने नौकरी के आवेदकों ने आवेदन किया। ठीक है, समझिए, यहां तक तो कोई डाउट आया नहीं होगा। हमें कैसे पता चला कि टोटल का सिलेक्टेड के साथ अनुपात लेना है, न कि सिलेक्टेड और नॉन सिलेक्टेड का। ये हमें यहां से पता चला क्योंकि क्वेश्चन में 1200 आवेदकों ने कम आवेदन किया और 800 कम चुने गए, यानी कि टोटल और सिलेक्टेड का ही रेशियो लेकर चलना है। ठीक है भाई, समझिए भाई, क्वेश्चन में आपसे पूछना चाहता है भाई 36 यूनिट की वैल्यू, क्वेश्चन में आपसे इस 36 यूनिट की वैल्यू पूछना चाहता है कि टोटल आवेदन करने वाले लोगों की संख्या क्या है, यानी कि 36 यूनिट की वैल्यू। तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई आंसर वही ऑप्शन होगा जो 36 का मल्टीपल होगा, लेकिन मुझे इन 4 ऑप्शन में से केवल एक ही ऑप्शन ऐसा नजर आ रहा है जो 36 से पूरा कटता है। कौन सा 7200। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा भाई 7200। न तो 6000 36 से पूरा कटता, न 8400 पूरा कटता, और न ही 4800 करता, क्योंकि 36 में 9 छिपा हुआ है। 36 में क्या छिपा हुआ है 9, तो इसका मतलब 6009 से कटना चाहिए था, तो लेकिन 6009 से नहीं कटता, 8400 भी 9 से नहीं कटता, 4800 भी 9 से नहीं कटता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 36 से भी नहीं कटेगा भाई, और 8400 36 से नहीं कटेगा, और 4800 भी 36 से नहीं कटेगा। एक ही ऑप्शन है आंसर जो 7200 है, यही 36 का मल्टीपल है। क्लियर होगी बात। अब समझिए, अगर आप इस सवाल को ऐसा नहीं करना चाहते तो फिर सॉल्व कैसे करोगे। आपको बताया हुआ है क्रॉस प्रोडक्ट कंसेप्ट, उसी का हमें यूज करना है। ठीक है, देखिए भाई 36 ही कम
36 और 19 दूनी 38। 38 और 36 का जो डिफरेंस है वो कितना है? आप कहोगे सर 2 यूनिट है। कितना है? 2 यूनिट। ये किसके बराबर होगा? 8 दूनी 1600 और 1200 एकम 1200। एक चीज और नोटिस करना है यहाँ पे भाई, 8 दूनी 1600, ये माइनस के 1600 आया, ये माइनस के 1600 आया, और 1200 एकम 1200, ये भी माइनस के 1200 आया। और हमें लेना होता है डिफरेंस, हमें इन दोनों का डिफरेंस चाहिए। डिफरेंस का मतलब होता है अंतर, यानी कि माइनस। हमें इन दोनों का क्या चाहिए भाई? माइनस चाहिए। तो माइनस के 1600 और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 1200। तो 1600 और 1200 का जो अंतर आया वो कितना आया भाई? 400। आप कहोगे सर माइनस के 400 आया, लेकिन हम जो डिफरेंस लेते हैं वो हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, तो इस माइनस का कोई रोल नहीं है, इस माइनस का कोई रोल नहीं है। समझ पाए बात को? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर यहां पर दोनों माइनस माइनस में है तो हमेशा आप क्रॉस प्रोडक्ट का जो भी अंतर लोगे वो हमेशा घटेगा। क्या होगा? माइनस होगा। यानी कि 1200 और 1600 का हमेशा अंतर होगा, घटाओगे इसको, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे दोनों तरफ प्लस प्लस हो तब भी आप अंतर ही करोगे, तब भी आप माइनस ही करोगे, सब्ट्रैक्ट ही करोगे। लेकिन अगर एक प्लस हो और एक माइनस हो, एक प्लस हो और एक माइनस हो, तो हमेशा आप प्रोडक्ट को ऐड करोगे, जोड़ दोगे, ठीक है। मैंने बताया आपको कि भाई अगर माइनस माइनस हो तो हमेशा माइनस ही करना है, अगर प्लस प्लस हो तो भी हमेशा माइनस ही करना है। लेकिन अगर एक प्लस और एक माइनस हो तो इनको जोड़ना है, प्रोडक्ट को हमेशा जोड़ना है। आगे क्वेश्चन में आप इस बात को समझ जाओगे। देखिए अब अगला क्वेश्चन को समझने की कोशिश, इसी क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो किस तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे। देखिए भाई 1200 एकम 1200, 2 गुना 8 यानी कि 1600। 1600 और 1200 का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा? 400। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी भाई? यहां से है भाई 1 यूनिट की वैल्यू होगी 200, लेकिन आपको तो इस 36 यूनिट की वैल्यू चाहिए। इस 36 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 36 यूनिट की वैल्यू होगी आपकी 36 दूनी 72, यानी कि 7200। और यही आपका जवाब है। यानी कि टोटल जो आवेदन करने वाले लोग हैं उनकी जो संख्या है वो 7200 है। क्लियर हुई बात यहाँ तक? उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, समझिए भाई। क्वेश्चन नंबर 145, किसी सैन्य दल में युद्ध से पहले ऑफिसर तथा सिपाहियों की संख्या का अनुपात 4:23 था। कितना था? 4:23 था। युद्ध के दौरान 8 ऑफिसर मारे गए तथा 7 सिपाही और भर्ती हुए, जिसके बाद ऑफिसर तथा सिपाही की संख्या का अनुपात 2:23 हो गया। कितना हो गया? 2:23 हो गया। तो युद्ध के बाद सिपाहियों की संख्या बताइए। युद्ध के बाद आपसे पूछना चाहते हैं सिपाहियों की संख्या क्या होगी। देखिए भाई 8 ऑफिसर मारे गए। कितने ऑफिसर मारे गए? 8। ये 8 ऑफिसर मारे गए तथा 7 सिपाही भर्ती हुए, 7 सिपाही और आ गए। इसका मतलब यहां से ये पता लगा मुझे कि जो रेशियो लेना है वो ऑफिसर और सोल्जर का लेना है, सिपाही का लेना है, ठीक है। तो 8 सिपाही तो मारे गए, ठीक है। अब समझिए भाई, ऑफिसर है और सोल्जर है। युद्ध से पहले जो अनुपात था इनका वो कितना था? 4:43, 4:43। लेकिन युद्ध के दौरान 8 ऑफिसर मारे गए और 7 सिपाही और भर्ती हुए, तो जिसके बाद ऑफिसर तथा सिपाही का अनुपात 2:23 हो गया। कितना हो गया? 2:23 हो गया। तो युद्ध के बाद सिपाहियों की संख्या ज्ञात करें। युद्ध के बाद सिपाहियों की संख्या क्या होगी ये पूछना चाहता है। तो युद्ध के बाद जो सिपाहियों की संख्या होगी वो 23 यूनिट होगी। भाई इनिशियल रेशियो तो है 4:23 कि अगर ऑफिसर पहले 4 यूनिट थे तो अब 8 ऑफिसर मारे गए, उनमें से 8 ऑफिसर मारे गए, तो अब जो फाइनल ऑफिसर बचे वो 2 यूनिट बचे। क्लियर? अगर टोटल 43 यूनिट सोल्जर थे तो 7 सोल्जर और भर्ती हो जाते हैं
तो युद्ध के बाद जो सोल्जरों की संख्या बची वो 23 यूनिट बची। और आपसे यही तो पूछना चाहता है कि युद्ध के बाद सिपाहियों की संख्या ज्ञात करें, तो वो 23 यूनिट की वैल्यू पूछना चाहता है। तो अगर 23 यूनिट की वैल्यू पूछना चाहता है तो आप ये देख लो कौन सा ऑप्शन 23 का मल्टीपल नहीं है। भाई 23 सत्ते 161 होता है, ये तो 23 से पूरा पूरा घटता है, इसका मतलब ये तो आंसर हो सकता है। 23 सिक्का 138, 4 23 दूनी 46, 1426 भी 23 का मल्टीपल है, ये भी आंसर हो सकता है। ठीक है, 23 सिक्का 138, शेषफल बचता है 6, यानी कि 1386 कभी भी 23 का मल्टीपल नहीं है, इसका मतलब 1386 कभी भी आंसर नहीं हो सकता। ठीक है भाई, 23 सिक्का 138, 7 और 2 9, 92, 23 चौका 92, 1472 भी 23 का मल्टीपल है। यानी कि हम अब 3 ऑप्शनों में फंस चुके। अगर आप 3 ऑप्शनों में फंस जाते हो तो हमारे पास एक ही तरीका बचता है, सॉल्यूशन। ठीक है, तो समझिए भाई सॉल्यूशन कैसे करना है। भाई क्रॉस प्रोडक्ट करना है, आपको अच्छे से पता ही है कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं। 23 चौका 92 और 43 दूनी 86, 92 और 86, 92 और 86 का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा भाई 6 यूनिट। 92 और 86 का जो डिफरेंस आया वो कितना है भाई 6 यूनिट। तो 6 यूनिट बराबर किसके होगा, देखिए 6 यूनिट किसके बराबर होगा वो समझिए भाई। 23 अट्ठे कितना होगा, 23 अट्ठे 8 दूनी 16, 160, 8 3 24, यानी कि 184। 23 अट्ठे हुआ 184, 23 अट्ठे 184 और वो भी माइनस की। क्लियर होगी बात। और 17 दूनी 34, सॉरी 7 दूनी 14, ये प्लस का निशान है, 7 दूनी 14, ये आया भाई प्लस। लेकिन मुझे तो डिफरेंस चाहिए ना, मुझे क्या चाहिए, इनका क्रॉस प्रोडक्ट का डिफरेंस। यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट का डिफरेंस चाहिए, तो माइनस के 184 और ये प्लस के 14, और मुझे क्या चाहिए मेरे भाई, डिफरेंस चाहिए। क्या चाहिए, डिफरेंस। तो माइनस के 184 और माइनस के 14, तो 184 और 14 कितना हुआ 198। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि 6 यूनिट 198 के बराबर है, 6 यूनिट 198 के बराबर है। आप मुझे एक बात बताओ, मैंने अभी आपको एक बात बताई कि अगर दोनों माइनस माइनस हो तो हमेशा घटाओगे प्रोडक्ट को, अगर दोनों प्लस प्लस हो तो हमेशा प्रोडक्ट को घटाते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। लेकिन अगर एक माइनस हो एक प्लस हो तो हम हमेशा प्रोडक्ट को हमेशा जोड़ते हैं। और वो मैंने आपको करके दिखाया कि माइनस का 184 आया, ये प्लस का 14 था और मुझे डिफरेंस लेना था, तो ये वापस जुड़ जाएगा। 184 और 14 198 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ जाएगा। तो बस आपको ये छोटी सी बात याद रखनी है कि अगर एक प्लस का हो और एक माइनस का हो तो प्रोडक्ट हमेशा जुड़ेगा। क्लियर होगी बात यहां तक। ठीक है, अब समझिए बात को। 6 यूनिट की वैल्यू यहां से कितनी आई, 6 यूनिट की वैल्यू यहां से आई 198। तो भाई 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी, 1 यूनिट की वैल्यू होगी 36 18, 36 18। 1 यूनिट 33 के बराबर है, लेकिन मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे चाहिए 23 यूनिट की वैल्यू। आप अच्छे से जानते हो कि हम जब भी क्रॉस प्रोडक्ट मेथड को यूज करते हैं हमेशा हमें जो जानकारी मिलती है वो हमेशा इनिशियल रेशो की जानकारी मिलती है। यानी कि हमें डायरेक्ट 23 यूनिट की वैल्यू नहीं निकाल सकते, हम हमेशा सबसे पहले 43 यूनिट की या फिर 4 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमेशा हमें इनिशियल रेशो के बारे में ही जानकारी मिलेगी। तो 1 यूनिट अगर 33 के बराबर है तो यहाँ से 43 यूनिट किसके बराबर होगा, 43 यूनिट, तो 43 गुना 33 के बराबर होगा। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो शुरुआत में यानी कि युद्ध से पहले जो सोल्जरों की संख्या थी वो 43 गुना 33 थी, 43 गुना 33 थी। लेकिन फिर बाद में 7 सोल्जर और आ जाते हैं भाई, युद्ध के बाद 7 सोल्जर और आ जाते हैं, इसमें 7 और प्लस कर दो, 7 और प्लस कर दो। लेकिन हमें कैलकुलेशन नहीं करनी मेरे भाई, कैलकुलेशन करने का कोई फायदा नहीं है, आप यूनिट डिजिट पर फोकस करो। भाई 3 तिये 9, 9 में 7 जोड़ोगे, 9 और 7 16, यानी कि आंसर वही ऑप्शन होगा जिसका यूनिट डिजिट 6 होगा। आंसर वही ऑप्शन होगा जिसका यूनिट डिजिट 6 होगा। यहाँ तो 0 है, ये तो आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पे 2 है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। और ये मैंने पहले ही काट दिया, तो एक ही आंसर बचता है जिसमें यूनिट डिजिट 6 है। इसका मतलब आंसर कौन सा होगा भाई, बी ऑप्शन। तो इसकी कैलकुलेशन करने के बाद जो आंसर आपको मिलेगा वो 1426 मिलेगा, और यही इस सवाल का उत्तर है। उम्मीद करता हूं आपको ये तरीका बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। तो चलिए दोस्तों, एक चीज छोटी सी मैं आपको बताना चाहता हूं भाई, जब हम ये जानते हैं कि हमेशा हमें इनिशियल रेशो के बारे में ही जानकारी मिलती है, और क्वेश्चन में पूछता है आपसे युद्ध के बाद,
युद्ध के बाद सिपाहियों की संख्या क्या है, तो युद्ध के बाद रेशो क्या बनेगा 2:23। और मुझे तो 23 यूनिट की वैल्यू चाहिए थी, क्यों ना मैं फाइनल रेशो को ही इनिशियल रेशो बना लूं पहले ही, फाइनल रेशो को इनिशियल रेशो, यानी कि जो फाइनल रेशो 2:23 था इसको मैंने इनिशियल रेशो बना दिया, इसको मैंने क्या बना दिया, इनिशियल रेशो। और जो इनिशियल रेशो था उसको बना लो आप फाइनल रेशो 4:43। अब समझिए भाई, युद्ध के बाद 8 सैनिक मारे गए, युद्ध के बाद 8 सैनिक मारे गए। क्वेश्चन में कहा ना कि युद्ध के दौरान 8 ऑफिसर मारे गए, तो युद्ध के बाद अगर 8 ऑफिसर मारे गए तो 2 यूनिट ऑफिसर बचे। अगर इसमें मैं 8 ऑफिसर जोड़ दूं तो इनिशियल युद्ध से पहले के ऑफिसर बन जाएंगे। भाई अगर युद्ध के बाद टोटल 8 ऑफिसर मारे गए और वो 2 यूनिट बचे, अगर 2 यूनिट में मैं 8 ऑफिसर जोड़ दूं तो इनिशियल ऑफिसरों की संख्या निकल जाएगी। इसी तरह अगर 7 भर्ती हुए, अगर मैं 7 माइनस कर दूं, अगर 23 में से मैं 7 माइनस कर दूं, 23 यूनिट में से मैं 7 माइनस कर दूं तो युद्ध से पहले के सैनिक निकल जाएंगे कि 43 यूनिट है। क्लियर हुई बात यहाँ तक? अब समझिए मुझे क्या चाहिए, मुझे इस 43 यूनिट की वैल्यू चाहिए, इस 43 यूनिट की। तो 43 दूनी 86 और 23 का 92, 92 और 86 का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 6 यूनिट। कितना होगा भाई, 6 यूनिट। ये 6 यूनिट किसके बराबर होगा, 43 8 8 चौक 32 320, 8 चौक 32 320 और 8 3 24 यानी कि 344 के, ये हो गया 344 और 7 चौक 28, 8 और 4 12 372। तो देखिए 43 8 344 और 7 चौक 28, एक प्लस है एक निगेटिव है, एक प्लस है और एक माइनस है, तो हमेशा क्या होगा, जुड़ेगा। तो 372 के बराबर हुआ 6 यूनिट 372 के। एक यूनिट किसके बराबर होगा, एक यूनिट होगा 6 छंग 36 6 दूनी 12। एक यूनिट की वैल्यू आई 62 और मुझे चाहिए 23 यूनिट की वैल्यू, तो 23 गुणा 62 करोगे तो कितना निकलेगा, 3 दूनी 6 यानी कि यूनिट डिजिट 6 बनेगा 1426। ये सवाल का डायरेक्ट आंसर है अगर आप फाइनल रेशो को इनिशियल रेशो बनाकर करोगे तो। ठीक है, तो आप डायरेक्ट ही इनिशियल रेशो के बारे में जानकारी ले पाओगे, यानी कि 23 यूनिट की वैल्यू आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। क्लियर होगी बात? समझिए, फिर से समझिए चीजों को। भाई युद्ध के बाद का रेशो 2:23 है और शुरुआत में जो रेशो था इनिशियल वो 4:43 था। तो मैंने क्या किया, फाइनल रेशो को इनिशियल रेशो में कन्वर्ट कर दिया और इनिशियल रेशो को फाइनल रेशो बना दिया। यहाँ पे 8 सैनिक मारे गए, 8 सोल्जर और ऑफिसर मारे गए थे, यहाँ पे मैंने प्लस कर दिया क्योंकि युद्ध के बाद अगर 2 यूनिट ऑफिसर बचते हैं, अगर मैं इसमें 8 ऑफिसर और ऐड कर दूं तो युद्ध के पहले वाले ऑफिसर निकल जाते हैं। ठीक है, अगर युद्ध के बाद टोटल 23 यूनिट सोल्जर बचते हैं, अगर उसमें से मैं 7 सोल्जर घटा दूं तो युद्ध के पहले के क्या निकल जाएंगे, युद्ध के पहले के सैनिक निकल जाएंगे, सोल्जर निकल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट की 43 दूनी 86 और 23 चौका 92, 92 और 86 का जो डिफरेंस आया वो 6 यूनिट आया। क्लियर होगी बात? 43 8 344 और 7 चौक 28। और मैंने अभी बताया था कि एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो तो हमेशा हम जोड़ते हैं, तो 372 प्रोडक्ट को हमेशा हम जोड़ते हैं। तो 6 यूनिट 372 के बराबर है, 1 यूनिट 62 के बराबर है, तो 23 यूनिट 23 गुणा 62 यानी कि 1426 के बराबर है। उम्मीद करता हूँ चीज़ों को आपने अच्छे से समझा होगा। ठीक है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 146। क्वेश्चन में दिया गया है कि भाई आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या क्या होगी यदि सफल छात्र तथा असफल छात्र, वो सफल छात्र तथा असफल का अनुपात 23:35 है। यदि 62 छात्र कम आवेदन करते, कितने छात्र, 62 छात्र कम आवेदन करते तथा 27 छात्र कम सफल होते तो सफल तथा असफल छात्रों का अनुपात 9:14 होता है। समझिए भाई, क्वेश्चन में दिया गया है अगर 62 छात्र
कम आवेदन करते तथा 27 छात्र कम सफल होते, 27 छात्र कम सफल होते। तो मुझे यहां से ये बात पता चली कि हमें रेशो किसका बनाना है। रेशो हमें टोटल का पास के साथ बनाना है, पास स्टूडेंट के साथ, सफल स्टूडेंट के साथ, ठीक है। क्योंकि 62 छात्र कम आवेदन करते, ये दिया गया है, टोटल 62 छात्र कम आवेदन करते और 27 छात्र कम सफल होते, ठीक है, समझिए। तो टोटल का पास स्टूडेंट के साथ रेशो बनाना हमें, ठीक है। देखिए अगर सफल छात्र 23 यूनिट है और असफल 35 यूनिट है तो भाई टोटल छात्र कितने होंगे, फिर आप कहोगे सर 58 होंगे। कितने होंगे टोटल छात्र? 58, जिन्होंने आवेदन किया। आवेदन करने वालों की संख्या कितनी होगी? अब 58 यूनिट होगी, ठीक है। और पास होने वाले कितने हैं? 23 यूनिट। पास होने वाले 23 यूनिट। तो टोटल का पास के साथ जो अनुपात बना वो 58:23 बना। यदि 62 छात्र कम आवेदन करते तो 27 छात्र कम सफल होते, तो सफल तथा असफल छात्र का अनुपात 9:14 होता। 9 अगर सफल है और असफल 14 है तो टोटल छात्र कितने हो गए? 14 और 9 23। तो टोटल कितने हो गए भाई? 23 यूनिट। और पास कितने हो गए? पास हुए 9 यूनिट। पास हुए फिर 9 यूनिट। आपसे पूछना चाहता है कि आवेदन करने वालों की संख्या क्या होगी। आवेदन करने वाले कितने हैं? 58 यूनिट। यानी कि आपसे 58 यूनिट की वैल्यू पूछना चाहता है। तो अगर आप ऑप्शन एलिमिनेशन लगाना चाहो तो 58 का मल्टीपल 522 भी है, 58 का मल्टीपल 638 भी है। इसका मतलब हमें सॉल्यूशन ही करना पड़ेगा। तो 58 गुणा 9 कितना होगा? 9 पंजे 45, 450 और 9 अठे 72, 450 और 72 522। तो यहाँ पे कितना है भाई? मल्टीप्लाई करने के बाद 522 और 23 गुणा 23 529। यानी कि 529 और 522 का जो डिफरेंस हुआ वो कितना हुआ भाई? 522 और 529 का डिफरेंस होगा वो कितना होगा? 7 यूनिट। कितना होगा? 7 यूनिट। क्लियर है बात? ये 7 यूनिट किसके बराबर होगा? देखिए 9 दूनी 62 गुणा 9 करो, 9 दूनी 18, 9 छिक 54 और 1 55, 558, 9 दूनी 18, 9 छिक 54 और 1 55, 23 दूनी 46, 460, 23 दूनी 40 नहीं, एक सेकंड, 27 दूनी 54 और 27 ते 81, यानी कि 1 8 और 4 12 621। समझिए भाई, भाई 62 गुणा 9 की जब मल्टीप्लाई करोगे 558 आया और 23 गुणा 27 की मल्टीप्लाई करोगे 621 आया। दोनों माइनस माइनस में है तो हमेशा अंतर लोगे, बड़े में से छोटा घटाओगे। तो 11 में से 8 गए कितना भाई? 3 और 11 में से 5 गए कितना? 6। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पर जो क्रॉस प्रोडक्ट का डिफरेंस आया वो 63 यूनिट आया और यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट का जो डिफरेंस आया वो 7 यूनिट आया। क्लियर हुई बात? तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी? 1 यूनिट की वैल्यू होगी 9 के बराबर। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 9 के बराबर है, मुझे तो 58 यूनिट की वैल्यू चाहिए ना, तो 58 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी? आप कहोगे सर 58 में 9 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आप कहोगे सर 522 के बराबर होगी। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं आवेदन करने वाले छात्रों की जो कुल संख्या है वो 522 है, यानी कि बी ऑप्शन आपका जवाब है। मैं उम्मीद करता हूं कि भाई ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे लग रहे होंगे अगर आप पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 147 पे, ठीक है, समझिए। क्वेश्चन नंबर 147, फौज की भर्ती प्रक्रिया में 60% लोग पास हुए। फौज की भर्ती प्रक्रिया थी जिसमें 60% लोग क्या हुए? पास हुए, ठीक है। यदि 70 लोगों ने और फार्म भरा होता है, क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि 70 लोगों ने फार्म और भरा होता है, यानी कि 70 लोग और फार्म भरते तथा 50 लोग कम पास होते तो भर्ती में 60% लोग फेल हो जाते। तो फार्म भरने वाले व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो टोटल जितने लोगों ने फार्म भरा उन सभी की संख्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। समझिए क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि 70 लोगों ने और फार्म भरा होता, यानी कि 70 लोग और फार्म भरते और 50 लोग कम पास होते, 50 लोग कम पास होते हैं, यानी कि माइनस के 50। यानी कि मुझे यहाँ से पता चला कि इधर तो है टोटल फार्म भरने वालों की संख्या और इधर है पास होने वाले लोगों की संख्या, यानी कि जो रेशियो बनेगा वो टोटल का पास वाले स्टूडेंट के साथ बनेगा।
क्लियर हुई बात यहाँ तक। अब क्वेश्चन की जो शुरुआत है वो है फौज की भर्ती प्रक्रिया में 60% लोग पास हुए। अगर भाई टोटल 100% लोग थे, 100 में से 60% लोग पास होते हैं, तो 100 टोटल है, 60 पास होते हैं, तो रेशो कितना बनेगा भाई? 100 अगर टोटल है 100% और 60 पास हुए तो रेशो कितना बनेगा? 20 पंजे 100, 20 ते 60। तो रेशो कितना बनेगा मेरे भाई? 20 पंजे 100, 20 ते 60। तो रेशो बनेगा टोटल का पास के साथ 5:3। ये इनिशियल रेशो बना, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये कहा कि अगर टोटल 5 यूनिट लोगों ने फार्म भरा, अब वो कह रहा है कि अगर 70 लोग और फार्म भर देते और अगर पास टोटल 3 यूनिट होते और 50 लोग और कम पास होते, क्वेश्चन में ये दिया गया, तो फिर होता क्या है? 60% लोग फेल हो जाते। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर 60% लोग फेल होते हैं तो 40% तो पास हो गए ना, क्योंकि टोटल जो स्टूडेंट है फार्म भरने वाले, अगर वे 100% है और 100% में से 60% फेल हो भी जाते हैं तो 40% तो बचते हैं ना जो पास होते हैं। तो इधर अगर 40 है तो इधर 100 है, तो 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100। तो जो रेशो बना, अब फाइनल जो रेशो बनेगा वो 5:2 का बनेगा। क्लियर होगी बात? तो इनिशियल रेशो कितना है मेरे भाई? 5:3। फाइनल रेशो कितना बना? 5:2। और चेंज कितना है? 70 और 50 का। यहां तक कोई डाउट है किसी बच्चे को? आप कहोगे सर नहीं, आपने तो बहुत सारे सवाल ऐसे ही करा दिया, अब तो कोई डाउट बचता ही नहीं। ठीक है, अब समझिए भाई बात को। क्वेश्चन में पूछता है कि फार्म भरने वाले व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो भाई फार्म भरने वाले व्यक्तियों की संख्या है 5 यूनिट। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि आंसर वही ऑप्शन होगा जो 5 से पूरा पूरा घटता होगा। तो आप ये बताओ, क्या 234 5 से घटता है? आप कहोगे सर नहीं, तो 234 तो कभी आंसर हो ही नहीं सकता। तो आंसर या तो 390 है या 480 है या 380 है, क्योंकि ये 3 ही ऑप्शन ऐसे हैं जो 5 से पूरे पूरे कट रहे हैं। ठीक है, तो लेकिन 3 ऑप्शन में हम फंस गए, तो इसका मतलब हमें पूरा सॉल्यूशन करना पड़ेगा। और आप सॉल्यूशन करना जानते हो, क्या जानते हो? कि क्रॉस प्रोडक्ट लगा दो भाई। 5 दूनी 10, 5 दिए 15, 15 और 10 का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा मेरे भाई? 5 होगा। कितना होगा? 5 यूनिट। ठीक है, और ये 5 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी? आप समझिए भाई। 70 दूनी कितना हुआ? 140 और 5 पंजे 25 कितना हुआ भाई? 250। इधर जो प्रोडक्ट आया वो 250 आया और इधर जो गुणनफल आया वो 140 आया। एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो मैंने आपको ये बताया था कि हमेशा जोड़ोगे, प्रोडक्ट को ऐड कर दोगे। ठीक है, अगर दोनों सेम होते, सेम साइन के होते कि दोनों प्लस प्लस होते तो घटा देते, अगर दोनों नेगेटिव होते माइनस माइनस के होते तो भी घटा देते, लेकिन एक प्लस है और एक माइनस है। तो अब आप क्या करोगे? प्रोडक्ट यानी कि गुणनफल को ऐड कर दोगे। तो 250 और 140, आप कहोगे सर 250 और 140 390 होता है। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आई मेरे भाई? 390। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 390। और हमें इस 5 यूनिट की वैल्यू चाहिए थी और 5 यूनिट की वैल्यू 390। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि आंसर तो ए ऑप्शन है। ठीक है भाई, आंसर ए ऑप्शन होगा। केवल सॉल्यूशन इतना सा है, बाकी ये चीज तो क्वेश्चन में दी हुई तो है, केवल मेरे लिखने का तरीका ही तो है। बाकी तो सॉल्यूशन 5 यूनिट बराबर 390, इतनी सी बात है। ठीक है, समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 148। क्वेश्चन नंबर 148 समझिए भाई। किसी स्कूल में अध्यापक लड़के और लड़कियों का अनुपात 1:5 है। क्वेश्चन में दिया गया है रेशियो टीचर का, बॉय यानी कि लड़के का और गर्ल का। रेशियो कितना दिया है? 1:5, 1:7:5। क्लियर भाई? 1:5। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यदि 8 नए अध्यापक के आने तथा 9 लड़कियों के स्कूल छोड़ने के बाद 8 अध्यापक नए आ जाते हैं और 9 लड़के स्कूल छोड़ देती है, तो होता क्या है? छोड़ने के बाद अध्यापक तथा छात्रों का जो अनुपात है वो 1:7 है। तो यहां से मुझे ये पता लगा कि जो रेशो बनाना है मुझे अध्यापक और छात्रों का बनाना है, अध्यापक और छात्रों का, यानी कि रेशो जो बनेगा वो टीचर और स्टूडेंट का बनेगा। ठीक है,
तो टीचर और स्टूडेंट का बनेगा। लेकिन ये जो 1:7 रेशो है ये कब आया, जब 8 नए अध्यापक के आने और 9 लड़कियों के स्कूल छोड़ने। यानी कि अगर 8 नए अध्यापक आ जाते हैं और 9 लड़के स्कूल छोड़ देती है, तो इतना चेंज होने के बाद जो फाइनल रेशो बना अध्यापक और स्टूडेंट में वो 1:7 बना। तो फाइनल रेशो है मेरे भाई ये 1:7 क्या है, ये है फाइनल रेशियो। क्लियर होगी बात यहाँ तक। अब क्वेश्चन में कह रहा है तो स्कूल में बची हुई लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। तो स्कूल में बची हुई लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। भाई क्वेश्चन में फाइनल रेशियो भी दे दिया, 8 नए टीचर भी आ गए और 9 लड़कियां चली गई। 9 लड़कियां चली गई का मतलब है स्टूडेंट, 9 स्टूडेंट चले गए, क्योंकि स्टूडेंट लड़की भी स्टूडेंट ही होती है। ठीक है, तो फाइनल रेशियो भी पता है, चेंज भी पता है, लेकिन इनिशियल रेशियो चाहिए मुझे। इनिशियल रेशियो देखो, अगर टीचर 1 यूनिट है तो स्टूडेंट कितने हैं भाई, 7 यूनिट लड़के हैं, 5 यूनिट लड़के हैं, तो 7 और 5 12, यानी कि टोटल स्टूडेंट 12 यूनिट है शुरुआत में और 1 टीचर है। यानी कि इनिशियल रेशियो कितना हुआ, 1:12। उम्मीद करता हूं यहां तक तो कोई डाउट अभी तक नहीं आया होगा। ठीक है, अब समझिए क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 9 लड़कियों के जाने के बाद, 9 लड़कियों के जाने के बाद लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए, कि बची हुई लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। समझिए, क्या मैं यहां से क्रॉस प्रोडक्ट लगा सकता हूं? आप कहोगे सर बिल्कुल भाई, 12 × 12 7 × 7, 12 और 7 का जो डिफरेंस है वो कितना है भाई, 12 और 7 का डिफरेंस है 5 यूनिट। तो 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब तुम्हें 5 यूनिट। ये किसके बराबर होगा, 8 7 56 और 9 × 9, एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, यानी कि एक प्लस है और एक माइनस है। तो हमेशा हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है, तो 8 7 56 और 9 × 9, 56 और 9 कितना हुआ भाई, 65। तो इसका मतलब 5 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है भाई, 5 यूनिट 65 के बराबर है। और आप ये जानते हो कि जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट कंसेप्ट यूज करते हैं तो हमेशा जानकारी हमेशा सबसे पहले इनिशियल रेशियो के मिलती है। तो अगर 5 यूनिट की वैल्यू 65 है, 5 यूनिट की वैल्यू 65 है, तो 12 यूनिट यानी कि स्टूडेंट, और इस 12 स्टूडेंट में 5 तो लड़के ही हैं भाई। इस 12 टोटल 12 स्टूडेंट है ना, इस टोटल 12 स्टूडेंट में 7 लड़के हैं और 5 लड़कियां हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर 12 में 5 लड़कियां हैं तो 5 यूनिट की वैल्यू 65 आई, यानी कि शुरुआत में जो 5 यूनिट है वो 65 के बराबर है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि शुरुआत में जो टोटल लड़कियां थी वो कितनी थी, वो 65 लड़कियां थी। लेकिन फिर हुआ क्या, 9 लड़कियों ने स्कूल छोड़ दिया। अगर 9 लड़कियां स्कूल छोड़ देती है तो फिर बचेगी कितना लड़कियां भाई, आप कहोगे सर 56 लड़कियां बचेगी। और क्वेश्चन में यही तो पूछ रहा है कि भाई लड़कियों के जाने के बाद, 9 लड़कियों के जाने के बाद लड़कियों की संख्या क्या होगी, तो आपका जवाब क्या होगा, 56। और यही सवाल का उत्तर है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन, और इसी क्वेश्चन के साथ ये क्लास समाप्त होगी। और मैं उम्मीद करूंगा कि 18वीं क्लास और ये 19वीं क्लास में ये कंसेप्ट पूरा आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर इस टाइप के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो भाई मैं उम्मीद ये करता हूं कि आपका अब क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 149 समझिए भाई। पिछली क्लास में मैं कंसेप्ट आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा चुका, केवल अब हम तो अप्लाई कर रहे हैं इन क्वेश्चनों में। ठीक है, ये कुछ नए क्वेश्चन है, कुछ एग्जाम के क्वेश्चन है जो प्रीवियस एग्जाम के, कुछ विदाउट एग्जाम जो एग्जाम में नहीं आए। ठीक है, समझिए, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:3 है। क्वेश्चन में दिया गया है लड़के हैं एक स्कूल में और लड़कियां हैं, और इनकी संख्या का अनुपात कितना है मेरे भाई, आप कहोगे सर 5:3 है। तो कुछ नए लड़के और लड़कियां 5:7 के अनुपात में स्कूल में भर्ती कराई गई। 5:7 के अनुपात में ये जो चेंज दिया गया है कि 5:7 के अनुपात में कुछ नए लड़के और लड़कियां भर्ती कराई गई स्कूल में। ठीक है, तो अब इस स्कूल में कुल छात्रों की संख्या 1200 हो गई। अब संख्या कितनी हो गई, 1200 हो गई। और स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात बदलकर 7:5 हो जाता है। अब जो फाइनल रेशो होगा वो 7:5 हो जाता है। फाइनल रेशो बदलकर फाइनल रेशो कितना हो गया, 7:5। तो नए एडमिशन से पहले स्कूल में छात्रों की संख्या क्या थी। आप समझिए क्वेश्चन में क्या कहा गया, दोबारा फिर से समझिए। क्वेश्चन ये है कि एक स्कूल है जिसमें लड़के हैं और लड़कियां हैं।
जिनका रेशियो 5:3 है। फिर क्वेश्चन में ये कहा गया कि उस स्कूल में कुछ लड़के और कुछ लड़कियां भर्ती हो जाती है किस रेशियो में, 5:7 में। यानी कि ये 5:7 ये क्या है, चेंज है कि पहले 5 यूनिट अगर लड़के थे तो 5 यूनिट और आ जाते हैं, पहले 3 यूनिट अगर लड़की थी तो 7 यूनिट लड़की और आ जाती है। तो रेशियो बदलकर लड़के और लड़कियों का 7:5 हो जाता है और अब टोटल जो स्टूडेंट है वो 1200 हो जाते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्लियर होगी बात। तो आपसे ये पूछना चाहता है कि बताइए नए एडमिशन से पहले, यानी कि इन लड़के और लड़कियों के आने से पहले स्कूल में छात्रों की संख्या कितनी थी। तो आप मुझे बताओ, अगर स्कूल में एडमिशन से पहले की बात कर रहा मैं, एडमिशन से पहले अगर लड़के 5 यूनिट थे, लड़कियां 3 यूनिट थी, तो टोटल स्टूडेंट 8 यूनिट होंगे। तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई आंसर वही होगा जो 8 का मल्टीपल होगा, क्योंकि 8 का मल्टीपल ही आंसर होगा, क्योंकि एडमिशन से पहले टोटल 8 यूनिट स्टूडेंट है, तो आंसर 8 का मल्टीपल रहा होगा। तो क्या 708 से कटता है? आप कहोगे सर नहीं, 708 से नहीं कटता, तो उसका मतलब 700 आंसर नहीं हो सकता। 900 भी 8 से नहीं कटता, तो 720 और 960। अभी भी हम दो ऑप्शनों में फंस चुके हैं, या तो आंसर आपका 720 है या आंसर आपका 960 है। अगर आपको तुक्का लगाना है तो 50% चांस सही होने के हैं और 50% चांस गलत होने के हैं। ये तुक्का मारने के तरीके हैं, ठीक है। अब समझिए, लेकिन हमें चाहिए सॉल्यूशन। अब समझने की कोशिश करना, ठीक है। मैं मान के चलता हूं कि भाई जो चेंज हुआ, लड़के 5 यूनिट आए, यानी कि मैं अगर वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं कह सकता हूं कि लड़के कितने आए भाई, भर्ती कितने हैं 5x, और लड़कियां कितनी भर्ती हुई 7x। तो ये भर्ती होने वाले हैं, चेंज कितना है 5x और 7x का, ठीक है दोस्तों। अब समझिए, हमें कुछ नहीं करना, जस्ट क्रॉस प्रोडक्ट। 5 पंजे 25, 7 3 21, 25 और 21 का डिफरेंस क्या होगा? आप कहोगे सर 4 होगा, यानी कि 4 यूनिट। क्या होगा? 4 यूनिट, ठीक है भाई। ये 4 यूनिट किसके बराबर होगा? समझिए, 4 यूनिट किसके बराबर होगा भाई? 7 सती 49 और 5 पंजे 25, यानी कि 49x और 25x का मुझे डिफरेंस लेना है, और दोनों प्लस प्लस के हैं। इसका मतलब 49x और 25x का डिफरेंस कितना होगा? आप कहोगे सर 49 में से 25 घटाओगे तो 24 होगा, 24x। कितना होगा? 24x। तो 4 यूनिट 24x के बराबर आया, लेकिन मुझे तो 5 और 3 8 यूनिट की वैल्यू चाहिए भाई। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? मुझे तो 8 यूनिट की वैल्यू चाहिए। तो 4 में मैं 2 की मल्टीप्लाई कर दूं तो 8 यूनिट किसके बराबर होगा? 24 दूनी 48x के बराबर होगा, 48x के बराबर होगा। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं ये कह सकता हूं कि नए बच्चों के स्कूल में एडमिशन लेने से पहले टोटल जो स्टूडेंट रहे होंगे वो 48x रहे होंगे? कह सकता हूं कि नहीं भाई? नए बच्चों के स्कूल में एडमिशन लेने से पहले टोटल जो स्टूडेंट है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो 48x है, लेकिन नए बच्चे आए कितने? आप कहोगे सर 5x तो लड़के आए और 7x लड़की आई, तो टोटल 7x और 5x कितने? 12x, यानी कि जो नए स्टूडेंट आए वो 12x आए। कितने है भाई? 12x। तो 48x तो पहले थे, 48x तो एडमिशन से पहले थे, 12x और आ गए, तो 48x और 12x कितने हो गए? आप कहोगे सर अब 60x स्टूडेंट हो गए। अब नए बच्चों के आने पर कितने स्टूडेंट हो गए? 60x स्टूडेंट हो गए। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में तो ये कहा कि नए बच्चों के आने के बाद जो स्टूडेंट की जो संख्या हुई वो कितनी हुई? 1200। और मैं कह रहा हूं कि नहीं भाई 60x हुई, क्योंकि नए एडमिशन लेने से पहले टोटल 48x थे और 7 और 5 12x और आए, तो 48x और 12x कितने हो गए? 60x। कितने हो गए भाई? 60x। तो 60x ही 1200 के बराबर है इसका मतलब। तो x की वैल्यू यहां से कितनी हुई भाई? x की वैल्यू यहां से 20 हुई। अगर x की वैल्यू 20 है तो फिर 48, x की वैल्यू 20, तो 48 गुणा 20 कितना होगा? 48 दूनी 96, यानी कि 960। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि एडमिशन से पहले टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 960 है, और यही इस सवाल का जवाब है। क्लियर हुई बात? मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसी क्वेश्चन के साथ भाई ये टाइप होता है खत्म। अब इस टाइप के ऊपर हम एक भी क्वेश्चन नहीं करने वाले। क्रॉस प्रोडक्ट कंसेप्ट को मैंने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डिटेल से, बिल्कुल ट्रेडिशनल मेथड से समझा के कैसे ये उत्पन्न हुआ, वो सारी चीजें मैंने आपको पिछले वीडियो यानी कि क्लास 18 में आपको डिस्कस कर दिया। ठीक है, तो चलिए फिर आज की इस क्लास को हम यहीं पे
ख़त्म करते हैं। ठीक है, और अगर ये भाई वीडियो आपको अच्छी लगे तो भाई शेयर ज़रूर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंच पाए। ठीक है, बाकी अपने घर पे रहो, सुरक्षित रहो और पढ़ते रहो। ठीक है, बाकी 1 जुलाई से मेरे ख्याल से सेंटर खुल जाएंगे, आपको हम फिर सेंटर पर ही मुलाकात होगी। अगर टाइम रहा तो मैं ऑनलाइन भी आपको पढ़ाता रहूँगा, अगर टाइम ना मिल पाया तो मैं हफ्ते में 2 या 3 वीडियो डालता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए भाई, टाटा बाय बाय।